मोदी जी का बयान सामने कि एक हैं तो सेफ हैं, किससे सेफ करवा रहे हैं मोदी जी? अगर ये पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान है तो बहुत अच्छी बात है कि हम सब एक हैं तो सब सेफ हैं। लेकिन उनका हमेशा से टारगेट क्या होता है? एक कम्युनिटी, कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जैसे वो बटोगे तो कटोगे। हम भी चाहते हैं सब एक रहें, लेकिन वो पूरे तो सही कि सारे भारतवासियों एक हो जाओ। उनके मुंह से ये बात कभी नहीं निकलेगी। अपने आप को भारत माता का बेटा कहते हैं, अपने आप को भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, दिखाते हैं कि मैं भारत का पूरे 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, लेकिन भारतवासियों का नाम नहीं लेते। वो एक है तो सेफ है। हम भी चाहते हैं हम सब एक रहें और सेफ रहें। एकता में शक्ति होती है। हमारा पूरा भारत एकजुट होकर काम करेगा तो आगे बढ़ेगा। लेकिन उनके मुंह से ये बातें कभी नहीं निकलती। उनके मुंह से बात निकलती है सिर्फ हिंदू मुसलमान के लिए, टोटली हिंदू मुस्लिम के लिए। तो अभी भी उन्होंने संदेश दे दिया अपना। अब नीचे के उनके चरण चुंबक चैनल वाले और जितने चाटुकार हैं, उनके छोटे छोटे चिंटू मिंटू, वो सारे के सारे लग जाएंगे इस बात को फैलाने में। अब ये वो नहीं देखते ना कि मेरी बात का कितना असर आ रहा है, कितना गलत मैसेज जा रहा है। एक है, सेफ है, सही बात है, लेकिन साथ में जोड़ना चाहिए भारतवासी सारे एक रहे तो सेफ हैं। लेकिन वो ये नहीं जोड़ेंगे कभी भी। पर इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं पता है कि जब देश कमजोर होगा तभी कांग्रेस मजबूत हो पाएगा। अरे भाई, अब उनकी क्या बात करें। मैं बार बार उनको कहता हूँ, मुझे लगता है उनकी याददाश्त में कोई दिक्कत हो चुकी है। भारत मजबूत कब नहीं था? मोदी जी के आने से पहले भारत इतना मजबूत था। उनके मोदी जी के आने से भी 1974 में भारत छठी परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका था। उसके 10 साल बाद 1984 में अंतरिक्ष में भारत की धमक हो चुकी थी। उससे पहले हमारा जो है चंद्रयान जा चुका था, कांग्रेस के राज में गया था। कांग्रेस के राज में हमारे NTPC, IIT, इसरो, DRDO तमाम वैज्ञानिक संस्थानों ने आकार ले लिया था। 2-2, 3-3 हम युद्ध जीत चुके थे। और उसके बाद उन्हें पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके 13 दिन में हमने पाकिस्तान को घुटनों पे टिका दिया था। तो क्या भारत मजबूत नहीं था? सिर्फ 13 दिन में। 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ था और उसके बाद 16 दिसंबर को युद्ध खत्म हो गया था पाकिस्तान का, सिर्फ 13 दिन। आज देखोगे रशिया और यूक्रेन का युद्ध कब से चल रहा है? 2 साल हो गए लगभग उसको चलते हुए। और जब ये युद्ध शुरू हुआ तो यही कहा गया था, अरे रूस है उसे तो बस हफ्ते भर में खत्म कर देगा, यूक्रेन को हफ्ते भर में खत्म कर देगा। लेकिन रूस जैसा इतना बड़ा देश है और वो उनके युद्ध को चलते हुए 2 साल हो गए। और हमें देखो, हमने युद्ध शुरू करा 3 दिसंबर 1971 को, और 16 दिसंबर 1971 को मामला खत्म हो गया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था हमारे सामने। 13 दिन में हमने युद्ध खत्म कर दिया था। निक्सन ने 7वां बेड़ा भेजा अपना, अमेरिका ने पाकिस्तान के समर्थन में, नहीं युद्ध रोक दो, नहीं तो मैं तुम्हारे को 7वां बेड़ा भेज रहा हूँ। इंदिरा गांधी जी ने कहा भेज दो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, जितने आपके बेड़े सब भेज दो, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं आपकी परवाह नहीं करती। उसके बाद 4 बार निक्सन ने फोन करा, चारों बार उनको होल्ड पे करा के छोड़ दिया। ये होती है मजबूती। ये मजबूती नहीं होती हाउडी ट्रम्प करना, मजबूती नहीं होती। मजबूती ये होती है कि किसको किस तरीके से जवाब दिया जा सके। और 16 दिसंबर को आपको पता है पाकिस्तान का 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश का जन्म हो गया था। ये होती है मजबूती। कब देश कमजोर रहा? उनके राज में तो हमेशा मजबूत रहा था। कौन सी ऐसी कमजोरी लोगों को महसूस हुई? सारी तरक्की हमारे कांग्रेस राज ने करी। 2 एशियाड खेलों का आयोजन मैंने कांग्रेस राज में करा। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, वर्ल्ड कप, सब चीजें, मतलब तमाम ऐसी चीजें। हमने 2 बार वर्ल्ड कप जीता कांग्रेस के राज में। चलो वो तो खेल की बात हो गई, उसे चलो राजनीति से हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन बाकी जो राजनीति से जोड़ने वाली चीजें वो तो हमने अचीवमेंट करी। लेकिन मोदी जी के पास आज की डेट में अपने दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं। उनके पास अपनी लकीर खींचने के लिए ना चौक है, ना उनके पास काम गिनाने के लिए है सिस्टम। जो अपनी लकीर खींच के बड़े करके दिखा सकें तो दूसरे की छोटी कर सके, तो अल्टीमेटली वो दूसरे की लकीर को मिटाने का प्रयास करते हैं। और इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। और जब वो लकीर नहीं मिटती तो ले दे के हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं। लोग उसमें उलझ जाते हैं, जनता उसमें उलझ जाती है और काम गड़बड़ हो जाता है। उनको कहना है कि जनता जान जाए कि जिस दिन कांग्रेस मजबूत हो जाएगी उस दिन जनता मजबूर हो जाएगी। कोई मजबूर नहीं हो रही जी। अब उनके राज की मैं आपको दिखाता हूँ। आज के अखबार की घटना है, हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पे आज ये खबर आई है। पहला आज का ये अखबार है, ये फ्रंट पेज है। इस पे फोकस करना सर जरा, नीचे की खबर पे। ये देश की आधी युवा महिलाओं के पास काम और कौशल नहीं है। ये पिछले 10 साल की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं, जिन्हें बार बार कहते हैं हम महिलाओं को प्रतिनिधित्व देंगे, हम संसद में भी प्रतिनिधित्व दे देंगे, हम पंचायत में भी देंगे, हम नौकरियों में भी देंगे, आरक्षण देंगे, सब जगह देंगे। उसके बाद देश की हालत क्या है कि देश की 8 करोड़ से अधिक युवतियाँ खाली हैं। इसलिए ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि 15 से 29 वर्ष का आयु वर्ग ऐसा है जिससे भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं। एक अनुमान के अनुसार करीब 38 करोड़ की आबादी इस उम्र वर्ग में है, जिसमें 48% आबादी महिलाओं की। माने तो 18.5 करोड़ आबादी नव युवतियों की है, यानी 18.5 करोड़ युवतियों में से 46% खाली हैं। ये हालत है। इन चीज़ों को छुपाने के लिए वो ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आते हैं, बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो, तुम्हारे भैंस खोल ले जाएंगे, तुम्हारे मुचरा करवाएंगे, तुम्हारे मछली नहीं खाने देंगे, तुम्हारी रोटी बेटी छीन लेंगे। अब ये बेटियों के लिए क्या काम कर रहे हो आप?
पिछले 10 साल से आप शासन में हो, क्या करा इन बेटियों के लिए? 8 करोड़ अगर युवतियां हमारी जो है पढ़ लिख जाती हैं तो 8 करोड़ 16 करोड़ हाथ होते हमारे। क्या देश की उद्यमशीलता में वो योगदान नहीं देते? क्या देश की तरक्की में उनका योगदान नहीं होता? लेकिन उनके लिए कोई रोजगार के अवसर मुहैया नहीं कराए गए, कुछ नहीं करा गया। ऐसी बातों को छिपाने के लिए ऐसी बातें गढ़ दी जाती हैं। अभी आज अखबार में खबर छपी है, आज के बाद कल इस अखबार को रद्दी में जाना तय है। कोई से मेरे जैसे 2 4 10 20 लोग होते हैं वो रख लेते हैं। टीवी चैनल में कोई डिबेट नहीं होगी, सोशल मीडिया पे कोई डिबेट नहीं होगी, ट्विटर पे इसके बारे में कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होगी। लोगों के दिमाग में ये बात आएगी ही नहीं कि हालात असली क्या है। उसके बाद ये मुद्दे दब जाते हैं। अब घूमेगा क्या? बेटी छीन ले जाएगा, रोटी बेटी, और आपका ये बटोगे तो कटोगे। बात ऐसे करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस मुद्दे पे बात होने लगी तो मेरी तो सीट एक ही दिन में खत्म, मैं तो एक ही दिन में प्रधानमंत्री पद को त्यागने लायक बन जाऊंगा। तो ये इस तरह से वो मजमा लगा के रखते हैं, अपने नए नए कर्तव्य दिखाते रहते हैं ताकि लोग जनता घूमती रहे उन्हीं मजमों में, उन्हीं कर्तव्यों में, और मेरे से सवाल ना पूछे। अच्छा, उनका कहना है कि कांग्रेस से देखा नहीं जा रहा है कि किस तरीके से एक ओबीसी प्रधानमंत्री देश को इतने अच्छे तरीके से चला पा रहा है। अब फिर देखो उनकी दोगली बात। अभी वो कहते हैं कि कांग्रेस जातियों में बांट रही है, कांग्रेस जातियों में बांट रही है, और फिर खुद ही कह रहे हैं कि मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूँ। अगर आप जातियों में कांग्रेस बांट रही तो आप अपनी जाति क्यों रिवील कर रहे हो? आप भी कहो कि मैं भारतीय हूँ, आप क्यों कहते हो कि मैं ओबीसी हूँ? इसका मतलब आप साफ है ना कि आप ही उसको जातिवाद को प्रमोट कर रहे हो ना। अगर कांग्रेस कह रही है हम जातिगत जनगणना कराएंगे तो आप कहते हो कि आपको जातियों में बांट के काट देंगे, आपको जातियों में बंटवारा कर देंगे, आपको काट देंगे, और फिर खुद ही सीना चौड़ा करके कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं तेली का बच्चा हूँ। मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आता क्या है कहानी। कभी वो कहते हैं मैं बायोलॉजिकली नहीं हूँ। हो क्या साहब, आप एक बार कन्फर्म तो कर दो, देश भी बड़ा जानना चाहता है। देश का सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में यही है, आप पठान के बच्चे हो या ओबीसी हो या तेली हो या बायोलॉजिकल हो या नॉन बायोलॉजिकल हो, क्या हो भाई साहब, एक बार तो क्लियर कर दो साहब। लेकिन वो इस चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे, कांग्रेस के ऊपर सुबह से शाम तक आरोप लगाना है। मुझे लग रहा है कांग्रेस उनके लिए वो बिल्कुल वो काम करती है जो एक पेट सफा चूर्ण आता है ना, कि जब तक उसे ना खाओ तो लोगों का पेट साफ नहीं होता। तो जब तक वो दिन में 10-20 बार कांग्रेस का नाम ना लेने तो शायद उनका पेट साफ नहीं होता। अच्छा, ये भी बोलेगा कि जिस जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहाँ कांग्रेस का एटीएम मशीन खुल जाता है। एटीएम मशीन खुल जाता है, जनता के लिए खुल जाता है। कर्नाटका में आप देखिए, कर्नाटका में लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई, कर्नाटका में किसानों से वादा करा गया था आपके ऋण माफ कर दिए जाएंगे। 2-2 लाख रुपए के ऋण सारे माफ कर दिए किसानों के। 2 लाख किसानों के 2-2 लाख रुपए के ऋण जो है वो कर्नाटका सरकार ने माफ कर दिए। मीडिया चैनल में आपने कहीं नहीं देखा होगा, कोई डिबेट नहीं देखी कि उन्होंने माफ करे। 7वें पेज पे हमारे यहाँ पे जो रिपोर्ट आई, 7वें पेज पे आई थी कि कर्नाटका में किसानों के 2-2 लाख के ऋण माफ कर दिए। इतना सा कॉलम था, 7-8 लाइनों की रिपोर्ट थी बस। जबकि हाईलाइट करना चाहिए था उस चीज़ को, लेकिन हाईलाइट करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा ना कि कांग्रेस ने अपने वादे पूरे कर दिए हैं, तो उस चीज़ को वो हाईलाइट नहीं करेंगे कभी भी। अब अगर वहाँ साउथ के अखबारों में वो छपी हो तो अलग बात है, लेकिन नॉर्थ वालों को तो नहीं पता ना कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो उसने करा क्या जनता के लिए। वो चीज़ नहीं दिखाएंगे, वो दिखाएंगे वो चीज़ के नहीं देखो उसने अपना शिमला में वादा पूरा नहीं करा, उसके वादे को लेकर रोते रहेंगे। लेकिन अभी हरियाणा में आपकी ताजी सरकार बनी है, हरियाणा में आपने वादा करा था हर महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाएंगे, और उसके बाद नायब सिंह सैनी साहब ने क्या कहा था, मैं शपथ पथ मंत्री पद की तब लूंगा जब मैं पहले लोगों को नियुक्तियां दे दूंगा। अब नियुक्तियां कौन सी नियुक्तियां, कैसी नियुक्तियां? अब उन्होंने कहा हम आगामी 5 साल के लिए कैलेंडर बनाएंगे और उसके बाद नियुक्तियां देंगे। दूसरा उनका बयान क्या था कि जब हमारी अभी 2100 रुपये की जो स्कीम है वो हम जरूर देंगे, 5 साल पूरा होने से पहले दे देंगे। अभी बिल्कुल स्टार्ट नहीं करेंगे, 5 साल पूरा होने से पहले दे देंगे। जब आगामी चुनावों में 6 महीने का 3 महीने का टाइम रह जाएगा तो घोषणा कर देंगे। किसानों की एमएसपी का वादा करा गया था, आचार संहिता लगी हुई थी, आचार संहिता लग गई, वादा कर दिया तो जाहिर सी बात है वो दे ही नहीं सकते, पूरा ही नहीं कर सकते थे। अब तो सरकार बन गई, अब कौन सा एमएसपी, कैसा एमएसपी, कौन से हरियाणा के किसान और कौन से नौजवान, बात खत्म। चलो भैया मौज लो, मीडिया सवाल उठाएगा ही नहीं। अच्छा, राहुल गांधी ने ये बोला है कि मोदी जी बातें बड़ी बड़ी करते हैं, करते कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल बातें उनसे जितनी मर्जी करवा लो, बातों के वो शेर हैं। 56 इंच का जो सीना है वो दुनिया कहती है उनका 56 इंच का सीना है, मैं कहता हूँ उनकी 56 इंच की जुबान है। बहुत बढ़िया चलती है, बहुत तेज चलती है और बहुत शानदार चलती है, और इतनी सफाई से झूठ बोलती है कि वास्तव में बया भी अपना घोंसला इतनी सफाई से नहीं बना पाती, इतना सफाई से नहीं बुन पाती जितनी सफाई से वो झूठ बुन देते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, ये भी कहना है राहुल गांधी के बड़े बड़े प्लेन में घूमते हैं मोदी जी और उसका भुगतान सारा गरीबों को करना पड़ता है। दूसरी तरफ मोदी जी तो बोलते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला 8.5 हजार करोड़ के 2 प्लेन, यानी 17,000 करोड़ के 2 प्लेन मोदी जी की सेवा में लगे रहते हैं कि एक प्लेन कभी अवेलेबल नहीं हुआ तो दूसरा और एक हमेशा बैकअप पे तैयार रहता है। 17,000 करोड़ के प्लेन में वो घूमने वाले हैं, और उसके बाद वो जनता क्या चाहती है, जनता के आपने देखा ना अभी पीछे रेलवे में छठ के टाइम पे सारी की सारी जनता जा रही थी, कैसे शौचालयों में ठुस के गए हैं। तो असली जागो वो, मैं तो कहता हूँ हिंदुओं जागो, क्यों शौचालय में सो रहे हो भैया, जागो, पूछो मेरी ट्रेन कहाँ है। अश्वनी वैष्णव ने घोषणा करी 7,000 स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे, 7,000 छोड़ो 70 चलती हुई नजर नहीं आई।
क्या हालत हुई थी ट्रेनों की, प्लेटफार्मों की, आपने हालत देखी थी, लोगों के दम घुट गए थे। 22-22 घंटे लोग अपने ट्रेन के डब्बे में खड़े रहे, उनको बाथरूम करने तक की वो फुर्सत नहीं मिली कि वो यहाँ से जाके शौचालय तक जा सके। अगर वो पहुँच भी जाए शौचालय तक तो बेचारे शौचालय में जाके बाथरूम नहीं कर सकते थे, मूत्र विसर्जन नहीं कर सकते, क्योंकि शौचालय में ऑलरेडी 8-10 लोग पहले ठुसे हुए बैठे थे। ये हालत है। तो मैं तो ऐसे हिंदुओं को कहता हूँ, हिंदुओं जागो, नहीं तो तुम्हारा यही हाल होता रहेगा। ऐसी तरह शौचालयों में सोते रहोगे तुम्हारे, और इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला।